20 अक्टूबर साल 2006 हरिनगर पुलिस स्टेशन, जब वहां के थाने में एक कॉल आती है और कॉल करने वाला शख्स अपने आप को हत्यारा बताते हुए कहता है कि जाओ, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक लाश पड़ी हुई है और उसे टोकरी में रखी हुई लाश को उठा लो। ये बात जैसे ही वो शख्स सुनता है, मानो सिहर उठता है, मानो उसकी रगों में एक जुनून सा मच जाता है कि कौन है ये शख्स जो बार बार कटी हुई लाशों को दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट के या तो सामने रखकर चला जाता है तो तिहाड़ जेल के गेट के आसपास रखकर चला जाता है। ये पुलिस वाला उसकी बातों को सुनकर उसका खून तो खौल उठता है, लेकिन वो समय न गवाते हुए सीधे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर पहुंचता है। और 3 पर पहुंचने के बाद सबसे पहला जो वो काम करता है वो उस टोकरी को ढूंढना शुरू करता है कि कहां पर रखी हुई है टोकरी और उसमें किसकी कटी हुई लाश आज रखी हुई है, क्योंकि ये सिलसिला बहुत पहले यानी वर्ष 1998 से चलता आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी द बुर्ज ऑफ दिल्ली की सबसे बेहद खौफनाक और खतरनाक कहानियों में से है। यकीन मानिए, दिल्ली में इससे बड़ा सीरियल किलर की कहानी आज तक आपने न सुनी होगी, न जानी होगी और ना ही जुर्म के इतिहास में इतने खतरनाक सीरियल किलर के बारे में आपने कभी सुना होगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की हम कहानी शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके की कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। दोस्तों, दरअसल ये कहानी शुरू होती है वर्ष 1998 से, जब दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक शख्स होता है जिसका नाम मंगल उर्फ औरंगजेब होता है। उसकी हत्या हो जाती है। हत्या कुछ इस कदर होती है कि 100 के टुकड़े एक जगह न मिलकर कई जगहों में बारी बारी से। अब इस हत्या के बाद पुलिस प्रशासन सारे महकमे में हड़कंप मच जाता है कि कौन ऐसा शख्स है जो एक व्यक्ति का इतने निर्मम तरीके से हत्या कर सकता है कि उसको सिर्फ मारने के बाद छोड़ता नहीं है, उसके शव को बाकायदे काटता है और काट काट कर अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। पुलिस उस शव की शिनाख्त करती है। किसी तरीके से एक शव को इकट्ठा करने में ही पुलिस को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है और तब जाकर न जाने किस तरीके से इकट्ठा करने के बाद वो उस शख्स की शिनाख्त हो पाती है जिसका नाम मंगल उर्फ औरंगजेब बताया जा रहा था और उसकी पूरी तरीके से शव को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, पंचनामा के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद इसी लाश के ऊपर जांच पड़ताल का काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ये तो महज अब शुरुआत थी। अब वर्ष आता है 2003, जब 2003 में शेखर, जो काफी शराब पीता था और झूठ बोलता था, वो इस शख्स के संपर्क में आता है जो सीरियल किलर होता है और उस सीरियल किलर ने सिर्फ झूठ बोलने पर और शराब पीने की उसकी इस बुरी आदत पर उसे कुछ इस कदर मौत के घाट उतारा, यकीन मानिए जिसे शब्दों में बयां करना भी बमुश्किल तरीके से बयां हो पाता है। उसने उसके सर को काटा और यमुना में फेंक दिया और उसकी डेड बॉडी को फिर तिहाड़ जेल की आसपास ले जाकर फेंक देता है। अब पुलिस अभी एक केस की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि तभी अचानक दूसरा केस जब सामने आता है। इसके भी सर को खोजा जाता है और बड़ी मशक्कत के बाद पता चलता है कि इस शख्स का नाम शेखर था, जो पेशे से एक शराबी था। लेकिन इसकी हत्या कौन कर दिया, क्यों कर दिया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 हत्याएं हुई थी, लेकिन इसी क्रम में अब हत्याओं का सिलसिला बढ़ते चला जा रहा था, जिसमें एक उमेश नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है। उसके भी 100 को छत बिछत स्थिति में मिलती है। गुड्डू नाम के व्यक्ति की भी ठीक उसी प्रकार से हत्या होती है। अमित, उपेंद्र, दिलीप, इसी तरीके से न जाने 12 से 13 लोगों की हत्याएं हो चुकी होती हैं। लेकिन जो एक चीज
हर केसेस में सिमिलर मिलते थी वो होते थे कि हर हत्या के बाद लाश के पास एक चिट्ठी मिलती थी और उसमें लिखा रहता था कि दम है तो पकड़ कर दिखाओ, और एक कोडवर्ड सीसी के नाम से लिखा रहता था। और तो और इन लाशों की सबसे बड़ी शिनाख्त करने में पुलिस को दिक्कत ये आ रही होती है कि लाशों की डेड बॉडी तो मिल जाती थी, या तो सिर मिलता था या तो डेड बॉडी मिलती थी, कभी कभी तो उसके पांव तक गायब रहते थे, सिर्फ और सिर्फ धड़ मिलता था। अब पुलिस को इस चीजों से अंदाजा लगाना कि कहां पर शव रखा हुआ है और किस तरीके से इसकी शिनाख्त कर पाए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन चुका था ये केस। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला चाहे कितना भी दिमागदार क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि एक ना एक दिन उसे पकड़ ही लेते हैं। आखिर हुआ ये भी। एक दिन जब टोकरी में रखे लाश की सूचना दी जाती है, उसी के थोड़ी देर बाद एक मुखबिर के द्वारा पुलिस को एक बात पता चलती है कि एक शख्स है जो बिहार का रहने वाला है, और वो शख्स, उस शख्स का नाम चंद्रकांत झा है, और जो साप्ताहिक बाजारियों में फेरी लगाने का काम करता है। और इसी दरमियान वो लोगों से नजदीकियां बनाता है, उनके साथ उठता बैठता है, और फिर मौका पाते ही उनकी हत्या कर देता है। कुछ लोगों की हत्या तो सिर्फ इस वजह से हो गई थी क्योंकि उस शख्स को इन लोगों की हैबिटें पसंद नहीं थी, आदत उसे अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से उसने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब ये सोच पाना भी पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका था कि आखिर है वो कौन शख्स और क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन मुखबिर की सूचना तो मिल चुकी थी, और मुखबिर ने एक और बात बताई थी जो इस शख्स के बारे में काफी यूनिक थी, और वो बात ये थी, स्कूटर के मोटर को निकालकर एक ठेले टाइप का बना चुका है और उसी से ये शख्स चलता है। अब पुलिस को इस मामले की छानबीन करने में कोई बेहतरीन क्लू तो नहीं मिलता है, कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी पुलिस जांच के लिए तैयार होती है। और आखिरकार पुलिस ने अंधेरे में एक तीर छोड़ दिया था, और उसी तीर पर वो जांच करने का सिलसिला आगे बढ़ा रही। तभी अचानक से पुलिस के एक पूरे टीम ने एक शख्स को पकड़ा, और उसे जैसे ही पकड़ा तो उसने पहला शब्द जो इस्तेमाल किया कि आप वही इंस्पेक्टर साहब हैं हरिनगर थाने के जिन्होंने मुझसे 2 मिनट फोन पर बात किया था। अब आप समझ सकते हैं कि जब उस व्यक्ति ने उस पुलिस थाने में फोन किया था, उसके 1 साल बाद वो शख्स गिरफ्तार होता है। लेकिन ये बात सुनने के बाद पुलिस को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में उस चंद्रकांत झा ने अपना जुर्म कबूल किया, और उसके बाद फिर वो गिरफ्तार हो जाता है। फिर एक एक कर पता चलता है कि उसने 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 13 घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन जो सरकटी लाश का सिलसिला होता है वो 18 लोगों की लाशें मिली। चंद्रकांत ने पुलिस की पूछताछ में ये भी बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कोर कसर की वजह से ये घटना करता था। क्यों उसे पुलिस से इतना नफरत हो चुका था, उसकी भी जब कहानी उसने बता गया तो मानो पुलिस के होशो हवास उड़ चुके होते हैं। क्योंकि उसने बताया कि एक बार वो तिहाड़ जेल के पास कोई सामान लेकर गया हुआ था, वहां पर एक हवलदार ने उसके साथ बेहद बदसलूकी कर दी, जिसके कारण उसने कसम खा रखा था कि पुलिस का जीना वो तिहाड़ जेल के आसपास इतना हराम कर देगा कि पुलिस परेशान हो जाएगी। बार बार जब वो मारता था तो चिट्ठियों में वो लिख दिया करता था कि दम है तो पकड़ के दिखाओ, एक बाप के हो तो पकड़ के दिखाओ। इस तरीके की गालियों तक का वो प्रयोग करता था उन चिट्ठियों को लिखने में। और इस सीरियल किलर को जब पुलिस पकड़ती है तो तमाम सबूतों एवं गवाहों के आधार पर उसे सजाए मौत दे दिया जाता है। फिर लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद सजाए मौत को उम्र कैद में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसके बाद वो चैन की सांस लेता है। लेकिन ये कहानी फिर से सुर्खियों में इसलिए आती है कि महज कुछ सालों पहले वो पेरोल पर बाहर आता है, और उसके बाद पुलिस के गिरफ्त से वो भाग जाता है। अब पुलिस बेहद परेशान हो जाती है, क्योंकि इस तरीके का सीरियल किलर अगर पुलिस के गिरफ्त से भाग जाए तो पुलिस अब क्या करेगी। आखिरकार
पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है और किसी तरीके से इस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस स्टेशन पर फिर से एक बार गिरफ्तार किया जाता है और इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा जाता है, क्योंकि ये पेरोल पर बाहर निकला होता है और उसके बाद फिर से एक बार इसे उस जेल की कालकोठरी में पहुंचा दिया। तो ये थी दोस्तों दिल्ली के सबसे खतरनाक और खौफनाक सीरियल किलर, यानी जिसे आप लोग द बुर्ज ऑफ दिल्ली के नाम से जानते हैं, जो नेटफ्लिक्स पर 2022 में एक सीरीज भी आई थी और जिसकी ये पूरी असली कहानी थी जिसे आपने सुना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरीके से हमारे हौसले को और बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए नई से नई कहानियां लेकर सदैव आते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।